Good morning students. Now we continue our chapter 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ा था, जो सबसे पहले हर्ट्ज ने दिया। हर्ट्ज के बाद हॉलबॉक्स और लेनार्ड आए। हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव काम क्या कर रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव काम ये कर रहा है कि जब आप एक उपयुक्त आवृत्ति का या दहली आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाल रहे हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की यही प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये जनरेट होता है कि क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन सिर्फ प्रकाश के कारण ही होता है क्या उसके अलावा किसी और दूसरी विधि के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकते क्या? तो फिर इसका हम जवाब देते हैं कि कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सकते हैं? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियों में सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब टेम्परेचर की वजह से, यानी अगर हम किसी धातु की पृष्ठ को गर्म करते हैं तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। यानी धातु की पृष्ठ को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ से ताप ग्रहण करते हैं। ताप ग्रहण करके वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और धातु की पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहते हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से आए हैं? ताप देने की वजह से। तो जब किसी धातु की पृष्ठ को ताप दिया जाता है तो ताप देने पर उस ताप से प्राप्त ऊर्जा को उस धातु के पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होकर धातु की पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इनको हम तापायन कहते हैं। ठीक है। अब उत्सर्जित पृष्ठ से मतलब वो धातु पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ये किस पर निर्भर करता है? ताप पर। आप जितना ज्यादा ताप देते जाओगे धातु से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो पहली चीज तो हो गई आपकी तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा आता है आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है कि जब किसी धातु की पृष्ठ पर एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, एक उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इसी क्रिया को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो सिंपल सा ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। थर्ड वन है आपका क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है? हमने ये कहा कि जब धातु की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है? विद्युत क्षेत्र धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगाता है। कितना विद्युत बल लगाता है? F इक्वल्स टू QE। ठीक है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब आपने धातु की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण से धातु की पृष्ठ के पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है, और उस विद्युत बल के कारण से वो इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की यही क्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में आपका द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी उत्सर्जन हम कहते हैं। सेकेंडरी उत्सर्जन में हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर धातु की पृष्ठ है तो उस धातु की पृष्ठ पर जब हमने इलेक्ट्रॉन को आपतित किया तो वो इलेक्ट्रॉन से ही क्रिया करेगा। यानी जैसे ये कोई आपकी धातु की पृष्ठ है,
इस धातु के पृष्ठ में यहाँ ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉनों को गिराया, तो जब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गिराया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धातु की पृष्ठ से इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्रिया करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है, द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन। यानी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन द्वितीयक उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस हैं, जिन 4 प्रोसेस से हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्रिया को समझते हैं। तो 4 प्रोसेस कौन कौन हो गए, एक तो हो गया आपका तापायनिक उत्सर्जन, एक हो गया आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, एक हो गया आपका क्षेत्र उत्सर्जन, और एक हो गया आपका द्वितीयक उत्सर्जन। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम एवं व्याख्या। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम एवं व्याख्या की जब हम बात करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कांच या क्वार्ट्ज की एक निर्वातित नलिका लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कांच या क्वार्ट्ज की निर्वातित नलिका ली। ये कांच या क्वार्ट्ज की हम एक निर्वातित नलिका लेते हैं, जिसमें 2 धात्विक इलेक्ट्रोड कैथोड C और एनोड A लगाते हैं। तो एक तरफ तो हमने लगाया कैथोड C और एक तरफ हमने लगाया एनोड A। ठीक है, तो हमने क्या ली यहाँ पर, कांच या क्वार्ट्ज की एक निर्वातित नलिका जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड कैथोड C और एनोड A लगाते हैं। कैथोड किसका काम करता है, उत्सर्जक का, इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करने का, और एनोड किसका काम करता है यहाँ पर, संग्राहक का, यानी इलेक्ट्रॉन्स को संग्रहित करने का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश स्रोत S से निर्गत प्रकाश धातु पट्टिका C पर आपतित होता है। एक प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से यहाँ पर ये S है प्रकाश स्रोत, इस प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश किस पर आपतित होता है, धातु की पट्टिका C पर आपतित होता है। तो प्रकाश स्रोत S से निर्गत प्रकाश को हम धातु की पट्टिका C पर आपतित करते हैं, और जैसे ही ये प्रकाश इस C पर आपतित हुआ तो कैथोड C से किसका उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। कल भी हमने पढ़ा था कि अगर पराबैंगनी प्रकाश को किसी धातु की पट्टिका पर आपतित करवाया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। तो सेम यहाँ पर वही प्रोसेस है कि जब किसी प्रकाश स्रोत S से निर्गत प्रकाश को हम कैथोड पर आपतित करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। इस तरह से। ठीक है, तो कैथोड पर आकर प्रकाश गिरा और प्रकाश गिरने से यहाँ कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर जाएंगे, यहाँ से एनोड की ओर गति करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर पहुंचे, कैथोड से एनोड की ओर पहुंचते ही परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। अब एक चीज समझिएगा कि धारा जो लाइट की वजह से बनती है, जो प्रकाश की वजह से बनती है, उसका मान बहुत कम होता है, और बहुत कम होने की वजह से हम उसको सामान्य अमीटर से नहीं माप सकते, तो हम उसके लिए माइक्रो अमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इस धारा को मापने के लिए हम
सर्किट के अंदर क्या लगाते हैं, माइक्रो एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक माइक्रो एमीटर लगाते हैं। अब यहां माइक्रो एमीटर क्या काम करता है, जो प्रवाहित धारा है उसे मापने का काम करता है। प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, क्योंकि अब धारा प्रवाहित हुई है, धारा प्रवाहित हुई है तो डेफिनेटली धारा प्रवाह की वजह से वहां पर विभव में परिवर्तन भी होगा। तो धारा विभवांतर, प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, उस विभवांतर में परिवर्तन को ज्ञात करने हेतु हम किसको जोड़ते हैं, यहां पर वोल्टमीटर को। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर एक दिक् परिवर्तक लगा रहता है। कौन लगा रहता है, दिक् परिवर्तक। ये दिक् परिवर्तक क्या काम करता है, ये दिक् परिवर्तक बैटरी की ध्रुवता बदलने का काम करता है। किसका काम करता है, बैटरी की ध्रुवता बदलने का। कैसे करता है देखते हैं। ये दिक् परिवर्तक है, ठीक है। ये वोल्टमीटर, जिसकी सहायता से हम विभव का मान ज्ञात करते हैं। यहां पर पावर सप्लाई, दैट इज बैटरी, ठीक है। और बैटरी के साथ साथ यहां पर कौन जुड़ा हुआ होता है, एक विभव विभाजक। इसी जगह पर जब हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो यहां पर बैटरी के साथ में एक विभव विभाजक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं हम ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक प्रायोगिक परिपथ चित्र हो गया। किस चीज का, ये प्रायोगिक परिपथ चित्र हो गया आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने का। तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं कि इसके अंदर हम कांच या क्वार्ट्ज की एक निर्वातित नलिका लेते हैं। इस निर्वातित नलिका में दो इलेक्ट्रोड, एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक, जिसे हम कैथोड और एनोड कहते हैं, वो लगे हुए होते हैं। कैथोड पर हम किसी प्रकाश स्रोत S से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का आपतन करते हैं। प्रकाश का आपतन करने से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाकर संग्रहित हो जाते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि धारा प्रकाश की वजह से उत्पन्न हुई है, यह अत्यल्प होती है, इसलिए इसे मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आवश्यकता अनुसार विभव परिवर्तन करने पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए परिपथ में वोल्टमीटर जोड़ा जाता है। यहां पर साथ में एक दिक् परिवर्तक कुंजी होती है। इस दिक् परिवर्तक कुंजी का काम बैटरी की ध्रुवता को बदलना, यानी प्लस माइनस को बदलने का काम ये दिक् परिवर्तक कुंजी करती है। यही दिक् परिवर्तक कुंजी जब बैटरी की ध्रुवता को बदलती है तो बैटरी की ध्रुवता के साथ साथ यहां पर एक विभव विभाजक या रेजिस्टेंस रियोस्टेट, जिसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक, वो लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम विभव के मान में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि कैथोड पर भिन्न भिन्न तीव्रता और भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, और उस प्रकाश को डालने के पश्चात क्या क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम इफेक्ट देखते हैं यहां पर। ये तो प्रायोगिक परिपथ था, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम पहला देखते हैं। फर्स्ट इंपैक्ट हम देखते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए इन्हें हम थोड़ा ध्यान से और तसल्ली से समझेंगे। देखिए, हमारे पास में तीन चीज़ें हैं। हमारे पास में तीन चीज़ें कौन कौन हैं? हमारे पास में आवृत्ति है, हमारे पास में प्रकाश की तीव्रता है, और हमारे पास में विभव है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? विभव का प्रभाव।
विभव का प्रभाव देख रहे हैं तो शेष दो जो क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज कौन कौन हैं, तीव्रता और आवृत्ति। तो हम क्या करते हैं, तीव्रता और आवृत्ति दोनों को क्या करते हैं, नियत कर देते हैं। तीव्रता और आवृत्ति दोनों को नियत करके हम कैथोड पर क्या करते हैं, प्रकाश आपतित करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, यहां सबसे पहले प्रकाश की तीव्रता व आवृत्ति को नियत करके कैथोड पर प्रकाश हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम कैथोड पर प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में एनोड कैथोड के सापेक्ष कैसा है, शून्य विभव पर। वोल्टेज क्या रखा है हमने, 0। तो प्रारंभ में जो कैथोड का विभव है वो एनोड के सापेक्ष कैसा माना गया है, शून्य विभव पर। यानी कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे वो एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल ही 0 है। तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले समस्त इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाते। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैथोड के समीप ही एक अंतराकाशी जालक बना लेते हैं, यानी इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि इनका वोल्टेज 0 है, इनके पास इतनी पावर ही नहीं है कि ये यहां से वहां तक पहुंच पाए। तो फिर अब ये जब यहां से वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैथोड के नजदीक ही अंतराकाशी क्या बना लेते हैं, आवेश का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यह अंतराकाशी आवेश का जो निर्माण हुआ है, यह अंतराकाशी आवेश उत्सर्जक से और जो इलेक्ट्रॉन निर्गत होंगे उनको प्रतिकर्षित करेगा। भाई जैसे सपोज दैट यहां से अंतराकाशी इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण हुआ, आवेश का निर्माण हुआ, अब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, धक्का देगा। तो ये अंतराकाशी आवेश उत्सर्जक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और प्रतिकर्षित करने पर या धक्का देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच जाते हैं, एनोड तक पहुंच जाते हैं। फलस्वरूप प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वापस समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। प्रारंभिक अवस्था में हमने किस किस को कांस्टेंट किया, तीव्रता और आवृत्ति को कांस्टेंट किया। तीव्रता और आवृत्ति को कांस्टेंट करके कैथोड पर प्रकाश आपतित किया। हमने कहा कि अभी कैथोड का जो वोल्टेज है वो हमने 0 रख रखा है, विभव 0 है। तो विभव 0 है तो डेफिनेटली कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने हैं वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अपने पास गेन ही नहीं कर पाएंगे, रख ही नहीं पाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच सकें। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के समीप ही अपना एक अंतराकाशी आवेश निर्माण कर लेंगे, एक समूह बना लेंगे, सब यहां इकट्ठे हो जाएंगे। अब उत्सर्जक कौन है आपका, कैथोड। कैथोड से और इलेक्ट्रॉन निकले, भाई इलेक्ट्रॉन तो लगातार निकलेंगे ना, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। कैथोड से और इलेक्ट्रॉन निकले तो वो इलेक्ट्रॉन इन अंतराकाशी आवेशों को प्रतिकर्षित करेंगे, पुश करेंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी आवेश को पुश करता जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आगे से आगे पहुंचते जाएंगे और अंततः कहां पहुंच जाएंगे, एनोड पे। अंततः कहां पहुंच जाएंगे, एनोड पे। एनोड पर पहुंचने पर परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा। इसका मतलब यह हो गया कि विभव 0 होने पर भी यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो हमने सबसे पहला क्या कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड था का विभव क्या रखा हमने, 0। ठीक है, फिर भी एनोड पर कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचे और विद्युत धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि कैथोड को कुछ धनात्मक विभव देते हैं, अल्प धनात्मक विभव। ठीक है, तो अगले स्टेप में
हम कैथोड को अल्प धनात्मक विभव देते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये देखें कि जब हमने कैथोड को नहीं, सॉरी, एनोड को कैथोड के सापेक्ष अल्प धनात्मक विभव दिया जाता है। तो जब आप इस एनोड को थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे, तो पॉजिटिव पोटेंशियल देते ही ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब आपने एनोड को अल्प विभव दिया, अल्प धनात्मक विभव दिया, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो धारा परिपथ में बढ़ेगी, परिपथ में धारा का प्रवाह बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर कर रही है, एनोड के विभव पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो जब आपने एनोड को अल्प धनात्मक विभव दिया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित किया, प्रकाश विद्युत धारा बही, तो हम यहां लिखते हैं प्रकाश विद्युत धारा एनोड के विभव पर निर्भर करती है। ठीक है, अब प्रकाश विद्युत धारा एनोड के विभव पर निर्भर करती है। अब हम क्या करते हैं, एनोड के विभव में और वृद्धि करते हैं। एनोड के विभव में हम धीरे धीरे वृद्धि करते जाते हैं। तो जब हम एनोड के विभव में धीरे धीरे वृद्धि करते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब कैथोड के समस्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर एनोड पर पहुंच जाते हैं। और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही एनोड पर आ गए, तो अब धारा क्या हो गई, कांस्टेंट। धारा कैसी हो गई, संतृप्त, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो ऐसी धारा को हम कौन सी धारा कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। अब अगर इसके बाद में एनोड के विभव में आपने और ज्यादा वृद्धि कर भी दी, तो अब तो कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कौन पहुंचेगा, कोई नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब धारा क्या हो गई, अब कांस्टेंट। तो आपने जब एनोड के विभव में वृद्धि की और वृद्धि की, अल्प वृद्धि पर तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ी सही, वो विभव पर निर्भर कर ही रही है। आप उसके विभव को और बढ़ाते जा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित कर रहा है, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जा रहा है। एक वृद्धि इतनी हो गई कि इसने सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, संतृप्त हो गया। क्यों, क्योंकि अब कैथोड के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आकर फिर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अब यहां तक का काम आपका समझ में आ गया होगा पूरा, कि एनोड के विभव में हमने वृद्धि कर दी और धारा संतृप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस दिक् परिवर्तक कुंजी को काम में लेते हैं, क्योंकि हम विभव से परिवर्तन देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। तो पहले तो इसको हमने पूरा पॉजिटिव कर दिया, तो हमने देखा कि धारा कैसी प्राप्त हुई, संतृप्त। अब हम क्या करते हैं कि इस दिक् परिवर्तक कुंजी से इस बैटरी की ध्रुवता में परिवर्तन करते हैं। इस बैटरी की ध्रुवता में परिवर्तन किया, तो अब क्या हुआ, एनोड ऋणात्मक विभव पर आ गया। जो पहले पॉजिटिव से कनेक्टेड था, वो अब किससे कनेक्टेड हो गया, नेगेटिव से। तो ध्रुवता में परिवर्तन होने से अब एनोड कैथोड के सापेक्ष किस पर आ गया, ऋणात्मक विभव पर आ गया। अब जब ये ऋणात्मक विभव पर आ गया, तो अब ये क्या करेगा कि इधर की ओर आने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद भी ऋणावेशित हैं और ये खुद भी ऋणात्मक विभव पर आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन पुनः किधर की ओर लौटना शुरू कर देंगे, कैथोड की ओर लौटना शुरू कर देंगे, और धारा के मान में क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। ठीक है, एनोड पर ऋणात्मक विभव बढ़ाने पर, जैसे जैसे आप ऋणात्मक विभव बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे धारा का मान घटता जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस किधर लौटते जाएंगे, कैथोड की ओर। तो धारा के मान में तेजी से कमी आएगी। तो ऋणात्मक जो विभव आप बढ़ा रहे हो, उस ऋणात्मक विभव को हम क्या नाम देंगे, मंदक विभव। क्या नाम देंगे, मंदक विभव। तो जो आपने नेगेटिव टेम्परेचर बढ़ाया है, यहां पर लिख देते हैं हम लोग कि जो ऋणात्मक विभव आपने बढ़ाया, उसे हमने क्या नाम दिया, मंदक विभव। ठीक है, उसे हम मंदक विभव कहते हैं। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि भाई ऋणात्मक विभव आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो ऋणात्मक विभव का एक ऐसा मान भी आपको प्राप्त होगा जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड एनोड तक नहीं पहुंचेगा। और जब एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचा, तो परिपथ में धारा क्या हो गई, शून्य हो गई।
परिपथ में धारा क्या हो गई, शून्य हो गई, अर्थात ऋणात्मक विभव के एक निश्चित मान पर धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर परिपथ में प्रवाहित धारा शून्य हो जाती है, उस मान को हम अंतक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। कौन सा विभव कहते हैं, अंतक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। तो इसको हम अंतक विभव या फिर निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, अब जब हम निरोधी विभव की बात करते हैं तो निरोधी विभव का उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा से सीधा संबंध होता है। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ एनोड की ओर आएगा, तो इस एनोड के पास में ऋणात्मक विभव उतना ही ज्यादा होना चाहिए कि वो उसकी गति को वापस रिपेल कर दे। यानी अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा कम रहेगी तो निरोधी विभव कम में ही काम चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका मतलब ये हो गया कि निरोधी विभव का मान सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से संबंधित होता है, और धारा के शून्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाए, निरोधी विभव के बराबर हो जाए। यानी यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो के मैक्सिमम है, कौन, के मैक्सिमम, और के मैक्सिमम को हम क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ मी मैक्सिमम स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाए, निरोधी विभव EV0 के बराबर हो जाए। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो मैं एक बार दोबारा एक बार समझा देता हूं। हम विभव परिवर्तन देख रहे हैं, तो विभव परिवर्तन देखने के लिए प्रारंभिक अवस्था में हमने कैथोड का विभव शून्य रखा एनोड के सापेक्ष। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले, इनके पास में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि एनोड तक पहुंच सके, तो इन इलेक्ट्रॉनों ने अपना एक अंतराकाशीय आवेश कैथोड के निकटस्थ स्थित कर लिया। अब उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले अंतराकाशीय आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे, पुश करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन धक्के लगते 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 कहां तक पहुंच जाएंगे, एनोड तक। एनोड तक पहुंचेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाह होगा। अब हमने क्या किया कि एनोड को प्रारंभिक अवस्था में अल्प धनात्मक विभव दिया। जब हमने इसको अल्प धनात्मक विभव दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित किया। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित किया तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो अर्थात विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो एनोड के विभव पर निर्भर कर रही है, यह हमने कह दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए के विभव में और वृद्धि की। ए के विभव में हमने और वृद्धि की, तो जैसे जैसे हमने वृद्धि करना शुरू किया वैसे वैसे एनोड ने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। एक स्थिति ऐसी आई जब एनोड ने कैथोड के समस्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो धारा का मान अधिकतम होकर कांस्टेंट हो गया, संतृप्त हो गया। तो इस धारा को हम कौन सी धारा कहते हैं, संतृप्त धारा। कौन सी धारा बोलते हैं इसको हम, संतृप्त धारा। यानी अब इसके बाद में एनोड के विभव को तुम कितना ही बढ़ा दो, यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो फिर ऐसी धारा हम कौन सी धारा कहलाती है, संतृप्त धारा कहलाती है। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब एनोड को दिक् परिवर्तक की सहायता से ध्रुवता बदली और एनोड को ऋणात्मक विभव दिया। ऋणात्मक विभव दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना शुरू किया तो धीरे धीरे धारा के मान में क्या आई, कमी आई। धारा का मान कम हुआ, लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम थी, तो वो एनोड तक पहुंच रहे थे। तो धारा का मान धीरे धीरे कम हुआ। हमने ऋणात्मक विभव को और बढ़ाया तो इसने फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को रोका, धारा और कम हो गई। फिर ऋणात्मक विभव को और बढ़ाया तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचा, तो धारा का मान क्या हो गया, शून्य। तो यहां पर फिर हमने ये कहा कि ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, उस ऋणात्मक विभव के मान को हम निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। और ऋणात्मक विभव का यह मान किस पर डिपेंड कर रहा है, ऋणात्मक विभव का यह मान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। जितनी अधिक गतिज ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ज्यादा निरोधी विभव आपको रखना पड़ेगा, तभी जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रोकेगा। अर्थात गतिज ऊर्जा सीधी सीधी किसके बराबर होगी, निरोधी विभव के बराबर होगी। तो ये आपका विभव परिवर्तन था। अब विभव के जब प्रकाश विद्युत धारा पर ये विभव का प्रभाव था। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ देखिएगा।
हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं एनोड विभव और प्रकाश विद्युत धारा पर, ठीक है। तो यहां हमने ग्राफ प्लॉट किया एनोड विभव और प्रकाश विद्युत धारा पर। प्रारंभिक अवस्था में हमने क्या कहा कि विभव हमने जीरो रख रखा है, विभव हमने जीरो रख रखा है, लेकिन उसके बाद भी अंतराकाशीय इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करके एनोड तक पहुंच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ धारा तो बह रही है। इसका मतलब जीरो विभव पर भी आपको कुछ ना कुछ धारा का मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, कुछ ना कुछ धारा आपको प्राप्त हो रही है। इसके बाद आपने एनोड विभव को धीरे धीरे बढ़ाया, धनात्मक किया तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित किया। एक स्थिति ऐसी आई जब धारा का मान अधिकतम होकर क्या हो गया, संतृप्त। तो यहां से यह धारा का मान बढ़ा, अधिकतम हुआ और फिर क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव होने के बाद में तुमने अब क्या किया, यहां पर एनोड के विभव को ऋणात्मक किया तो धारा का मान कम हुआ। धारा का मान कम हुआ तो कम होते होते एक विभव का मान ऐसा आया जहां पर धारा क्या हो गई, शून्य। तो यहां से ये धारा कम हुई और एक विभव का मान ऐसा आया जहां पर ये धारा शून्य हो गई, और इस विभव को तुमने क्या नाम दिया, निरोधी विभव। ये V0, इसको क्या नाम दिया तुमने, निरोधी विभव। तो बहुत सिंपल सा आपका ये पूरा फॉर्मेट है, हमें बहुत आराम से समझना है, एक एक लॉजिक समझना है, तो चीज़ें हमें इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये पहला आपका इम्पैक्ट था प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, ठीक है बेटा।